हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिनकी परीक्षा आपकी 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस का हम एक बहुत बेहतरीन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारा लास्ट चैप्टर हो, मतलब लास्ट वीडियो हो। इसके पहले हमने 3 पार्ट के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोग लगभग जो है विद्युत चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट है कि आगे के जो चैप्टर हैं उनको हम कंप्लीट पूरी तरह से कर लें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खास करके 5 मार्क्स के लिए, कल की वीडियो के लिए। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी जहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, जो 3 मार्क्स से, वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताता चला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 76 के बाद के क्वेश्चन को करेंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन तक हम लोग आज के वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो भी क्वेश्चन है जो झारखंड बोर्ड की परीक्षा सहित अन्य बोर्डों की भी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अन्य बोर्ड से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। मैं बात करूंगा झारखंड बोर्ड की 8 मार्च की परीक्षा की, तो ये सारे ही क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं 100 क्वेश्चन, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग यहीं के रहेंगे। मैं 100% नहीं बोलूंगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हर बार पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है फिगर बनाने के लिए पूछे जाते हैं, जैसे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो उन सारे सवाल को हम इसमें नहीं लिए, क्योंकि वैसे बहुत सारे टाइप इसमें आ जाते हैं। हमने सिर्फ वही क्वेश्चन को लिया जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जो सब्जेक्टिव बेसिस पे स्टूडेंट कर सकते हैं, अपने स्तर से तैयार कर सकते हैं, उनको ही क्वेश्चन को लिया गया। तो मैं 100% इसलिए नहीं बोलता हूं, लेकिन हाँ, इसको करने के बाद कोई भी स्टूडेंट अगर मान के चलते हैं कि 80 नंबर्स का अगर उनका एग्जाम हो रहा है, तो 80 मार्क्स में अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को देखें, तो ऑब्जेक्टिव में अगर झारखंड बोर्ड 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है, तो इन 50 नंबर में से मैक्सिमम आई कैन से दैट कि 40 से प्लस यहीं से सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा साथियों, चूंकि हमने लास्ट वीडियो के माध्यम से यहां तक के क्वेश्चन को कर लिया था, अगर आप नहीं देखे हो वीडियोस तो देख लेना। ठीक है, 76 नंबर के क्वेश्चन को हमने देख लिया था, श्रेणी क्रम संयोजन, जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे इनका पार्श्व क्रम संयोजन, जो ये भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये झारखंड बोर्ड पूछती भी है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन को दर्शाएं चित्र द्वारा और इनको जो है प्रूव करें। क्लियर है? तो बोला गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमारा है चित्र में 3 प्रतिरोध। यहाँ पे देखो, चित्र हमने जो है कॉपी में लिख के बनाया, तो यहाँ पे दिया गया चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3। सर, ये R1 प्रतिरोध, हमारा प्रतिरोध को यू नो दैट कि हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, सर ये R3 हो गया। क्लियर है? समांतर क्रम में संयोजित किया गया, समांतर क्रम मतलब ऐसे 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 पैरेलल क्रम में संयोजित किया गया। प्रत्येक प्रतिरोध का सारा बिंदु A से, सारा बिंदु देखो A से कनेक्ट है, और सारा बिंदु नहीं, सिरा A से कनेक्ट है और दूसरा सिरा B से कनेक्ट है। क्लियर है साथियों? यहां से हमने एक जो है तार लिया है, जिसके माध्यम से हमने एक बैटरी या फिर सेल को कनेक्ट किया है, यहां पे केस स्विच को एक कनेक्ट किया है, बाकी आपको चीजें दिख रही होगी। क्लियर है साथियों? हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद यहां पे लिखा गया, ये बहुत ही नॉर्मल सा हमने लिया है, हालांकि इसमें एडवांस लेवल का भी बनता है। सर, एडवांस लेवल का कैसे बनता है? हमने इसमें वोल्ट मीटर वो ऐड करते हैं, तो वो हमने इसमें नहीं लिया, तो कि स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? इससे भी बनाएंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, मैं आपको बताता हूं। चलो, तो यहां पे बोला गया, माना कि संयोजन में सेल ई जोड़ने पर उसमें आई धारा प्रवाहित होती है, यानी कि एक बैटरी या फिर सेल कह सकते हैं, ई जोड़ दिए तो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो करंट जा रही है, वो आई नाम की करंट जा रही है। बिंदु ए पर यह धारा आई 3 भागों में बढ़ जाती है। देखो, करंट जब जैसे जा रहा था, ये ऐसे बढ़ गया, ये इधर चल गया, ये इधर चल गया। चूंकि यू नो दैट कि हमने इसको 3 भाग में ऐसे तो अभी बनाए थे ना। हाँ सर, ऐसे बनाए थे, हमको तो बहुत अच्छे भाई से पता है कि ऐसे हम लोग अभी बनाए थे। तो ये धारा जो है साथी, वो 3 भाग में बट गई। ठीक है, माना प्रतिरोध R1, R2 और R3 में, ये R1 प्रतिरोध ऊपर वाला, ये R2 R3 में धारा जो है I1, इसमें I2 और इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर साथियों? अब आपको एक चीज पता होगा सर कि धारा का मान तब कितना है? धारा तो टोटल I था सर, जो 3 भाग में बट गया, एक I1, एक I2, एक I3 में। हाँ सर, ये तो हमको बहुत आसानी से पता चल गया कि धारा तो एक था, उनको 3 भाग में बांट दिया। क्लियर है? बोला गया यदि A और B के बीच विभवांतर भी हो, यानी कि A और B, ये जो सिरा A था और ये जो B है, इनके बीच अगर विभवांतर की बात करें भी है, तो ओम के नियम से क्या कहता है साथियों? ओम का नियम कहता है सर V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। हम लोगों का सर I दिया है, तो I का मान निकाल लेंगे, तो I का मान निकालेंगे तो R इधर आ जाएगा,
यानी कि V बटे आर अपॉन बराबर आई, V बटे आर बराबर क्या हो जाएगा आई। तो यही तो लिखे I1 की अगर बात करें तो सर I1 क्या हो जाएगा V बटे R1, I2 की बात करें V बटे R2, I3 की बात करें सर V बाय R3। सर V1 V2 V3 क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको श्रेणी क्रम में हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में I का मान 1 रहता है, वैसे ही पार्श्व क्रम में साथियों V का मान नहीं बदलता। देखो V इसमें भी, V इसमें भी, V इसमें भी मान नहीं बदला। क्लियर है। I1 हो गया V बटे R1, I2 हो गया V बटे R2, I3 हो गया V बटे R3। क्लियर है। समीकरण 1 का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे साथियों, समीकरण 1 का मान जब रखेंगे तो I हमारा क्या हो गया सर, हम लोग देखो I1 I2 I3 जोड़े तो I1 का मान यहाँ रख दिया V बटे R1, I2 का मान रख दिया V बटे R3, ये R2 और I3 का मान रखते हैं V बटे R3। क्लियर है साथियों, बोलो यस सर। यहाँ पे सर हमने I का तो I है, कोई दिक्कत नहीं सर। V को हमने कॉमन ले लिया, सभी से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो V बटे R1 था सर, यहाँ पे V बटे R2 था सर, यहाँ पे हमारा V बटे R3 था सर, तो सभी को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा V बच गया। कॉमन हो लेने के बाद I बटे R1, I बटे R2, I बटे R3 बच गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हम लोग को समझ में आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। क्लियर। अगला हम लोग बोले तो इन प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध, अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी कि हम लोगों को R का ना मान चाहिए, तो R का जब मान निकालेंगे तो उनके लिए ओम का नियम अप्लाई किए। I बराबर क्या होता है साथियों VR, इस I बराबर को हम लोग क्या लिखे V बाय R, तो I बराबर V बाय R हो गया, इस I को बाकी सारा चीज वैसा ही है। ठीक है, तो I बराबर V बाय R हो गया, ये V से साथियों ये वाला V कट गया, हाँ सर आमने सामने कटता है, ये हमको पता था, कट गया। तो 1 बाय R बराबर क्या बच गया साथियों, तो 1 बाय R बराबर बच गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, दैट वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन डू इजिली आई थिंक। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है, आपने आसानी से इसको कर पाया। 2-4 बार इनको बना लेना, बहुत अच्छा से बना पाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ना, ये सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट है, सबसे इजी तरीके से मैंने इनको डिलीवर आपको बताया कंटेंट को। ठीक है, तो आप इनको 2 से 3 बार कॉपी में बनाना, अपने आप दिमाग खुलेगा और अपने आप इसको बना कर पाओगे। क्लियर है साथियों, बहुत अच्छा सर, आपको ये दोनों करके ही जाना और साथ ही साथ ओम्स नियम करना। ओम का नियम का वीडियो हमने पहले ही अपलोड किया था, अगर नहीं देखो तो मंगाना। ओम का नियम, किसका नियम, ओम का नियम, इंग्लिश में हिंदी में जैसे लिखना, लास्ट में जो भी चीजें आपको मंगानी है जैक रैंकर्स आपको लगा देनी साथियों, अगर वीडियो अपलोड होगी तो मिल जाएगा, हालांकि इसका वीडियो अपलोड है, आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम और कौन सा सर, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, इन तीनों में से एक 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्लियर है साथियों, चलो बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़े तो बोला गया चुंबक के निकट लाने पर जो दिक् सूचक की सुई है वो विक्षेपित क्यों होती है। दिक् सूचक की जो सुई है साथियों, जब उनको हम लोग चुंबक के निकट लाते हैं तो क्यों विक्षेपित होता है, तो बोला दिक् सूचक की सुई चुंबक होती है, दिक् सूचक की सुई चुंबकीय होती है। क्या होती है, चुंबकीय होती है, इसलिए दिक् सूचक की सुई जब चुंबक के निकट लाई जाती है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से आकर्षित होती है, यही कारण है कि दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाता है। यानी कि बोला जा रहा है कि दिक् सूचक की सुई कैसी होती है, चुंबकीय होती है। जैसे इसको कांटेक्ट में लाते हैं, किसके कांटेक्ट में सर, जैसे इसको लाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के निकट, चुंबक के निकट लाते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करेगी, या तो खींचेगी या तो धकेलेगी, और यही कारण है कि दिक् सूचक की सुई क्या होती है मेरे साथियों, विक्षेपित हो जाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ गुणों को लिया क्योंकि कभी कभी साथियों 3 गुण और कभी कभी 5 गुण भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 ही गुण पूछते हैं। 3 मार्क्स में पूछेगा तो 3 गुण, 2 मार्क्स में पूछता है तो 2 गुण, और 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको बोलेगा सर 3 गुण लिखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, और आपको एक फिगर बनाने बोल देगा। तो फिगर बहुत सा आसान है साथियों, तो ये मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, आपको ये बना लेना। ठीक है, फिगर अगर बनाने बोलो तो इधर नॉर्थ पोल लगाना, इधर साउथ पोल लगाना, बस कुछ नहीं करना सर, ऐसे करके ऐसे दिखा देना। ये झोपड़ी जैसा महल आपको बना देना सर, झोपड़ी वाला गुब्बारा वाला महल बना देना, इसको ऐसे कर देना सर, इसको ऐसे कर देना। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे, इसको इधर से घुमा देना, इसको इधर से, ये इधर दिखा देना, ये इधर दिखा देना, ये इधर दिखा देना, ये इधर, दैट ये, और इसको इधर से। क्लियर है, तो ये बहुत बन गया हमारा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। समझ गए, हाँ सर समझ गए, बहुत आसान सा चीज था। क्लियर से आप इसको आसानी से कर पाओगे। ये चुंबकीय क्षेत्र का ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे इनके गुण के बारे में पूछा गया, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के निम्नलिखित गुण है। ठीक है, जो भी गुण आपके पूछे 3-4 वो आपको लिखना। बोला गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, यानी कि प्रकट होने के मतलब है साथियों कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा वो नॉर्थ पोल से निकलती है, यहां से निकलती है और यहां तक जाती है। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव पर क्या होती है, विलीन हो जाती है। ये हमारा इधर दक्षिण होता है, तो नॉर्थ से निकली दक्षिण पे जाके विलीन हो गई। क्लियर है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण, ये दक्षिण से उत्तर होती है। चुंबक के जब भीतर में बात करें साथियों तो इधर होगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे बाहर में देखो क्या है, बाहर में सर उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर में क्या है, दक्षिण
से उत्तर चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ऐसे ही तो बात तो ऐसे ही है सर, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, आपको ये दिखना चाहिए। तो अंदर में कहाँ से शुरू हुआ, अंदर में सर यहाँ से शुरू हुआ और पहुंच कहाँ गया, यहाँ तक पहुंच गया। क्लियर है। अगला बोला गया चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। एक और इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र होती है। कैसा होती है साथियों, बंद वक्र होती है, यानी कि ये जो रेखाएं होती है वो पूरी तरह बंद होती है, खुली हुई नहीं होती है। क्लियर है। तो ये 5 पॉइंट आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको याद रखना है। दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सफिशिएंट है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको। क्लियर है। अगला बोला गया साथियों, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। सर अभी हमने आपको पढ़ाया कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नेवर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी करती नहीं है, तो क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती, उनके बारे में बोला गया। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर, ठीक है, उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। यानी कि जैसे हम लोग दिक्सूचक सुई को लाते हैं तो वो कभी बताएगा सर हम नॉर्थ की ओर भाग रहा है, कभी साउथ की ओर, कभी नॉर्थ की ओर, कभी साउथ की ओर, दो दिशा की ओर ये संकेत करेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि कोई दो दिशा की ओर संकेत करेगा, दिशा तो एक ही होगा सर। हाँ सर, एक ही दिशा होगा। तो इसीलिए बोला है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे ऐसा करें तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर दिक्सूचक सुई को रखने पर यह दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। क्लियर साथियों। चलो अगला हमारा है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। देखो यहाँ पे फ्लेमिंग का वामहस्त कराएं, आप अपने से एक दक्षिण हस्त नियम कर लेना, ठीक है। मैं दोनों क्वेश्चन को नहीं लिया हूं, दक्षिण हस्त नियम को आपको कर लेना। दक्षिण हस्त नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम लोग अपने तीनों अंगुली को साथियों लंबवत लेते हैं, कौन, दक्षिण हाथ यानी कि दाहिने हाथ के लंबवत लेते हैं ये, तो हमारे यहाँ जो अंगूठा होता है साथियों, कौन, अंगूठा हमारा विद्युत धारा की दिशा को बताता है। कौन बताता है, अंगूठा हमारा विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ये दक्षिण हस्त नियम बता रहे हैं दाहिने हाथ की, अंगूठा हमारा विद्युत धारा की दिशा की ओर बताता है, और बाकी जो अंगुलियां साथियों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है। ये दक्षिण हस्त नियम, इनको कर लेना। हमने यहाँ पे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम या फिर बायां हस्त नियम इसको भी कहते हैं। बोला गया फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, मध्यमा और अंगूठे साथियों सबसे जो आपका ऊपर वाला है, उसके बाद ये वाला अंगुली साथियों जिसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं, ठीक है, और मध्यमा उसके बाद वाली अंगुली, ये बोला गया, ठीक है। अगर बोला गया तीनों को हम लोग एक दूसरे को लंबवत लेते हैं, क्या लेते हैं साथियों, लंबवत लेते हैं, तो बोला गया है इस प्रकार फैलाइए कि तीनों परस्पर लंबवत है, परस्पर क्या है 90 डिग्री का हो, ठीक है, ये बोला गया। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, और मध्यमा साथियों विद्युत प्रवाहित धारा की दिशा, अगर ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। बोला गया तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ये विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा जो है चालक में गति की ओर संकेत करेगी। अंगूठा क्या करेगी, गति की ओर संकेत करेगी, चालक में गति की ओर संकेत करेगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, बहुत आसान सा चीज है, सिर्फ आपको ये याद रखना कि ये चुंबक क्षेत्र दिखाएगा तर्जनी, अंगूठा धारा की दिशा की ओर, और ये गति की दिशा की ओर। क्लियर है साथियों। अगले सवाल की ओर बढ़े। बोला गया लघु पथन के समय, जब लघु पथन होता है जिसको अतिभारण कहते हैं, के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। बताओ, आप लोग सर बहुत बार पढ़ रखे हो, परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे लघु पतन होगा, लघु पतन क्या होगा हम आगे आपको बताएंगे। यानी कि कोई अगर वायर है साथियों, अगर वायर में करंट जा रही है, वायर में क्या जा रही है सर, करंट, वायर में तो करंट ही जाती है सर, और क्या जाएगी, और अचानक से करंट का मान बढ़ जाए, क्या हो जाए साथियों, अचानक से जो है करंट का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये तार है, तार में जैसे करंट जा रही है, अचानक से करंट का मान बढ़ जाए, जैसे 220 वोल्ट तार हमारी में जाती है, 220 वोल्ट का वोल्टेज, जैसे अचानक से कोई तार मतलब दो तार संपर्क में आ जाए 440 वोल्ट वाला लेकिन 440, तो तार क्या होगा सर, तार हमारा तुरंत गल जाएगा, ये जो है तार में तुरंत क्या हो जाएगी, आग पकड़ लेगी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यही क्यों हुआ सर, तो बहुत अधिक धारा क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। और भी कारण इसका हो सकता है कि दो, ये होता क्यों सर, मान के चलो एक वायर ये वाला और एक वायर इसके ऊपर सटा हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक का कवर जो लगा हुआ था, इन पे जो कवर लगा था वो किसी कारणवश ये कवर क्या हो गया, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, दोनों का कवर यहाँ छूट गया, जिनके कारण ये तार, इसका वाला तार और इसका वाला तार आपस में कांटेक्ट में आ गया, संपर्क में आ गया, जिनके कारण ऊर्जा का ये विद्युत धारा का मान बढ़ गया, और इसी को लघुपतन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। देखो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर कर लेना, ठीक है।
बोला गया है तारों के विद्युत रोधन, तार पे जो विद्युत रोधन करता है वही प्लास्टिक वाला, ठीक है, क्षतिग्रस्त होने अथवा साधित्र में दोष होने के कारण, यानी कि आपका जो साधित्र है, साधित्र कहते हैं आपका जो बोर्ड है या फिर आपका जो उपकरण है, उपकरण यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। तारों के विद्युत रोधन यानी कि जो आपका विद्युत को रोकता है, विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त होने अथवा उपकरण में कोई दोष होने के कारण जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार, जब कौन सा तार, विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्या आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो अतिभारण हो सकता है। क्लियर है साथियों। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है, दो तार सट गई, धारा बढ़ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करके ही जाना इसको। बोला गया नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, 2 मार्क्स और साथ साथ ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। एक क्वेश्चन साथियों हमने इसमें आपको कराना छोड़ दिया कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के कितने नियम, तो याद रखना दोनों के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के। आपको परावर्तन का नियम याद होना चाहिए कि सर हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन नियम क्या कहता है कि जितने डिग्री पे कौन आएगा उतने डिग्री पे जाएगा, और आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होंगे। ये प्रकाश का परावर्तन का नियम, इनको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया गया नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। बोला गया अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, लेंस की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि जिसके कारण फोकस दूरी को एकदम एग्जैक्ट बनाता है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल एग्जैक्ट, तब जाके हम चीजों को बहुत स्पष्ट देख पाते हैं। तो वही बोला गया अभिनेत्र लेंस, हमारे जो आंख में जो लेंस है, आंख में सर कौन सा लेंस होता है आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, उत्तल लेंस। तो वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो आपको पता होगा साथियों कि मानव नेत्र का यही तो अभी चीज पढ़े, समायोजित करना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से घुमा के पूछ लेता है। क्लियर है। अगला बोला गया मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता उनको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उनको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं, और इनका एक और नाम है सर रेटिना। जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने उसको दृष्टिपटल या फिर रेटिना कहेंगे, ठीक है। क्लियर है सर। परितारिका या फिर आइरिस, परितारिका या फिर आइरिस का क्या काम है साथियों, तो ये जो है हमारे नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है एंटर करने से। क्लियर है। अगला सवाल बोला गया सामान्य दृष्टि व्यसक के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पूछ ले, न्यूनतम दूरी पूछ ले, कम से कम दूरी पूछ ले साथियों। तो कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य दृष्टि, उसके आंख में कोई दोष नहीं है, तो आराम से वो कितने सेंटीमीटर की दूरी में कम से कम देखना चाह पाएगा, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 cm ही याद रखना, अलग से यहाँ पे मीटर उटर नहीं लगा देना। क्लियर। कम से कम पूछे तो सेंटीमीटर 25 में, और अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ ले कि कितना दूरी अधिकतम देख सकता है साथियों, तो अनंत हो गया। क्लियर है साथियों, अनंत। सर 25 सेंटीमीटर से क्या नजदीक लाएंगे चीजें हमें नहीं दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे हमें धुंधली दिखेगी, जितना नजदीक लाएंगे उतना धुंधली होती जाएगी। क्लियर है साथियों। अगला सवाल है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में, जो हमारे लेंस है उसमें फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है तारे क्यों टिमटिमाते। भाई ऑब्जेक्टिव और भी बन सकते हैं सर, तो इतना ही क्यों करा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किताब वाले हैं, ठीक है, वो जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो ये सारे सवाल हम आपको करा देंगे। इंपॉर्टेंट है साथियों, 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो बोला गया है तारों के प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि तारे का टिमटिमाना वायुमंडल की कौन सी अपघटना परिघटना के बारे में बताता है, तो आपको याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। प्रकाश की कौन सी परिघटना, अपवर्तन। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडल, तारों यहां पे ये हटा देना, ठीक है, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्लियर है। चूंकि तारे बहुत दूर हैं अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले
तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखता है, जो टिमटिमाहट का प्रभाव है। क्लियर है साथियों, आपको पता चल गया होगा कि बहुत दूर में है सर हमारे जो वायुमंडल में बहुत सारी चीजें निर्वात है, निर्वात के बाद सर बहुत सारे धूल कण है, हवाएं हैं, बहुत सारी चीज जो है बार बार आने वाले प्रकाश को दिक्कत करती है। आप कभी क्या करना, अंधेरे में एक बल्ब को देखना, ठीक है, बल्ब दूर वाला, कहीं झाड़ी के आसपास का बल्ब को देखना और हाँ आंख थोड़ा इधर इधर हिलाना, ठीक है, आंख थोड़ा ऊपर नीचे करना, माथा हिलाना, तो वो जो झाड़ी के कारण बल्ब है टिमटिमाटा आपको नजर आएगा। कारण क्या है कि ये जो झाड़ी से जो प्रकाश की आ रही थी, वो जो ये झाड़ियां थी, वो झाड़ियां क्या की उसको रोकी। आप जो है रुकने के बाद इधर वाला देखे, कभी इधर वाला देखे, जिनके कारण आपको लगा कि वो टिमटिमा रहा है, लेकिन वो टिमटिमाता वास्तव में नहीं है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर है साथियों। अगला सवाल है हमारा 91 नंबर, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं आपको बता सकता हूं कि एक ना एक सवाल, ये जो तीन सवाल 1991 और 92 और 1991 और 92 ज्यादातर इससे मैं आपको बता रहा हूं कि एक सवाल पूछता ही पूछता है। क्लियर है, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझना। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारा तो टिमटिमाते हैं सर, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो आपको एक चीज आना चाहिए कि तारा और ग्रह में कोई ना कोई अंतर है सर। ग्रह क्या है सर? ग्रह में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, खुद का कोई लाइट नहीं होता सर। ठीक है, लेकिन तारा में सर लाइट होता है। जैसे पृथ्वी में खुद का कोई लाइट नहीं है, सूर्य से आता है, सूर्य तारा है सर। ठीक है, सूर्य हमारे नजदीक है, सूर्य बड़ा है, तो उसके लिए वो टिमटिमाता प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, जो बहुत दूर है वही तो टिमटिमाता प्रतीत होता है। आप अपने घर के बल्ब को देखेंगे तो टिमटिमाता प्रतीत नहीं होगा, लेकिन बहुत दूर वाले देखेंगे, जो झाड़ी के अगल बगल में देखना, तो वो दिखेगा। आप रात को देख लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। बोला है ग्रह पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है, मतलब बहुत पास है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान लें कि ग्रह जो बहुत छोटा छोटा उसके बिंदु से साइज का जो है लाइट आ रहा है, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि कोई परिवर्तन बीच में नहीं होगा, वो जो परिवर्तन होगा उनका मान क्या होगा? जीरो होगा। इस कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित होता है, यानी कि ग्रह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। समझ में आया कि सर दूर से आ रहा था प्रकाश की किरण, बिंदु साइज का था, हम लोग बिंदु साइज मिलके बिल्कुल जो परिवर्तन रहा वो जीरो रहा, क्योंकि नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, तो उनसे जो प्रकाश की किरण आई वो ज्यादातर रिफ्लेक्ट नहीं हुए, ज्यादातर जो है परिवर्तित नहीं हुए, जिनके कारण ये हमें कैसा दिखाई दिया? टिमटिमाहट प्रतीत नहीं हुआ। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काले रंग की क्यों प्रतीत होती है, या फिर डायरेक्ट पूछा जाता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का क्यों प्रतीत होता है। तो बोला गया किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। हाँ भाई, काला प्रतीत होता है। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो आपको याद रखना काला, क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। बहुत अधिक ऊंचाई है तो उसके कारण क्या होता है? प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सुस्पष्ट नहीं होता। प्रकाश का प्रकीर्णन न होने के कारण कोई भी प्रकीर्णित किरण अंतरिक्ष यात्री के नेत्रों तक नहीं पहुंचती, यानी कि अंतरिक्ष यात्री के नेत्र तक जो है कोई भी प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाती है। और आकाश का रंग कैसा पहुंचता है? काला। अगर आपका पास कोई लाइट आए नहीं, जैसे आप एक बंद कमरे में हो, सूर्य का रोशनी नहीं आया, बल्ब नहीं जला, तो कैसा दिखेगा? अंधेरा। वैसे जब कोई यात्री अंतरिक्ष पे चल जाता तो उनको कोई भी चीजें दिखती ही नहीं है, क्योंकि वहां तक प्रकाश जाता ही नहीं, और प्रकाश वहां तक प्रकीर्णित होकर नहीं जाएगा, तो भाई प्रकाश जब जाएगा ही नहीं तो हमें दिखेगी कैसे? तो वहां पे उस कारण से नहीं दिखती है। क्लियर है साथियों, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, सवाल नीचे लिखा गया और आंसर ऊपर चल गया। ठीक है, बोला गया है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और हम आपको यहाँ पे बहुत आसानी से इनको निपटाने वाले हैं। 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल फिक्स है, हर साल, हर एक साल, 1-2 साल में पूछता ही पूछता है। ठीक है, बोला गया निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, इसका एक और नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। बोला गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। निकट में फोकस दूरी क्या हो जाएगी साथियों? अधिक होगी। चूंकि सर आपको क्या पता है कि निकट दृष्टि दोष हम लोग किसको बोलते हैं सर? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं जब हम लोग दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। देखो उल्टा चीज है, आप यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? हम लोग दूर की तो वस्तु देखते हैं, लेकिन
निकट की नहीं देख पाते, उल्टा चीज होता है, समझना दोबारा। निकट दृष्टि दोष में सर क्या होता है कि निकट की वस्तु को नहीं देख पाते, किसको देखते हैं, दूर को। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते, निकट की देख लेते हैं। क्लियर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसमें क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसमें कम हो जाती है। क्लियर है। देखो निकट में अधिक शब्द है ना, 3 शब्द है, निकट ज्यादा शब्द है, इसमें देखो कम शब्द है, दीर्घ छोटा सा शब्द है तो कम हो गया, इसमें अधिक हो गया। क्लियर साथियों। ये 2 अक्षर का है, ये भी 2 अक्षर का, तो याद हो जाएगा। हाँ सर याद हो जाएगा, बहुत अच्छा बताया कि निकट में अधिक हो जाएगा क्या, नेत्र का जो है फोकस दूरी। अगला बोला है इस दोष का कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कहां बनता है, रेटिना के आगे। बड़ा है सर तो आगे बनेगा, और इसमें क्या बनता है, रेटिना के पीछे। फिर से देखो पीछे बना, छोटा है तो सर पीछे बना। क्लियर है। इस दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। सर निकट को किससे ठीक करते हैं, अवतल लेंस से, और इसे हम लोग उत्तल लेंस से ठीक करते हैं। इसका सर निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको दूर की वस्तु दिखती है, निकट की नहीं दिखती है, दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। सर इसमें क्या होता है, इसमें सर दूर की वस्तु तो नहीं दिखती है लेकिन निकट की वस्तु दिख जाती है। ये चीजें आपको याद रखना है। सर यहाँ पे हम भूलते हैं सर कि अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा, तो इनके लिए कुछ ट्रिक है। हाँ सर ट्रिक है। निकट में सर देखो अक्षर कितना, तो ट्रिक पहले मैं लिख देता हूँ, 2 का 3 होता है। क्या होता है, 2 का 3, 3 का 4, ये हमारा ट्रिक है। सर 2 का 3, 3 का 4 कौन सा ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, इसको हम लोग लॉलीपॉप ट्रिक, ये सरोशर का ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, बोलो साथियों क्लियर है। इसको हम लोग रसगुल्ला ट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है सर कैसे, 2 का 3, देखो इसमें कितने अक्षर है सर, 1 1 2 अक्षर हो गया, तो 2 का आंसर होगा 3 वाला। उत्तल में कितने अक्षर सर, 1 2 3, यानी कि पता चल गया सर 2 अक्षर है, 2 का 3 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तल में सर 3 अक्षर है। क्लियर है। सर 3 का 4, देखो 1 2 3 अक्षर है, इनका आंसर होगा 4, अवतल में 1 2 3 4 अक्षर है सर, तो अवतल का आंसर हो जाएगा। कैसा लगा ट्रिक भाई, कमेंट में जरूर बताना। क्लियर है, इनको करके ही जाना। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, क्या कारण है कि कुछ जैव निम्नीकरणीय और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी कि कुछ को जो है जीव जो है आसानी से को अपघटित कर देते हैं। कोई सामान ऐसे, मान के चलो साथियों कागज है, कागज देखना आप एक बार फेंक दो, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन यही प्लास्टिक फेंक दो, प्लास्टिक खत्म होता नहीं सर। तो इसीलिए बोला गया कुछ जैव द्वारा यानी कि जीवों द्वारा निम्नीकरण अपघटित कर लिए जाते हैं, कुछ को नहीं कर पाते। क्या कारण है, बोला गया है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं। जो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं, यानी कि वो कार्य नहीं करते हैं, लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। यह पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, इसलिए ये अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये जल्दी से अपघटित नहीं होगी, जबकि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ सामान्य अक्रिय नहीं होते हैं, यानी अक्रिय नहीं होता, ये सक्रिय होता है। सक्रिय होने का मतलब है तुरंत दूसरे से रिएक्ट करके ये जो है मिट्टी में मिलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर साथियों। इसके सर कुछ उदाहरण दे दो, तो कागज हो गया उदाहरण साथियों, सब्जियों के अपशिष्ट हो गया उदाहरण इनका, और अजैव का हो गया प्लास्टिक हो गया, ठीक है, बोतल हो गया, वो सब अजैव का हो गया। क्लियर साथियों। अगला बोला ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है किसको प्रभावित करते हैं, पर्यावरण को। कौन सा, जैव निम्नीकरणीय, यानी कि जो अपघटित हो रहे हैं लेकिन फिर भी पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो बोला गया है जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे घास हो गए, फलों के छिलके हो गए आदि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। यदि फलों के छिलके जगह जगह पड़े रहेंगे तो वह उसी स्थान पर पड़े पड़े सड़ जाएंगे, जिससे वहां का वातावरण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, पहला कारण से। दूसरा, क्योंकि सड़ गया तो दूषित तो होगा ना। दूसरा, कुल्हड़। कुल्हड़ किसको बोलते हैं सर, जिसमें आप चाय पीते हैं, चाय पीते हैं ना कि जैसे कुल्हड़, जो चाय वाला टपरी के दुकान पे, ठीक है, मिट्टी वाला कुल्हड़ हो गया, कागज हो गया, सूती कपड़ा आदि के प्रयोग से मोहल्ले सड़कों के आसपास की नालियों का पानी रुक या एकत्रित हो जाता है, जिस कारण मक्खी मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं तथा अनेक प्रकार की बीमारी फैलने का डर रहता है। तो ये तो जैव निम्नीकरण था सर, ये भी तो खत्म हो सकता था, लेकिन ये इनके एक जगह इकट्ठा होने के कारण इन्होंने प्रभावित किया पर्यावरण को। क्लियर है। अगला सवाल बोला पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला दीजिए तथा विभिन्न पोषी स्तर को समझाइए। ठीक है। पोषी स्तर आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी का एक पोषी स्तर बनाता है। ठीक है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण होता है, आहार श्रृंखला निम्न पोषी स्तरों से मिलकर बनी होती है। पोषी स्तर क्या है, पोषी स्तर आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या
कड़ी पोषी स्तर बनाता है। ठीक है, प्रत्येक चरण कोई ना कोई चरण मिलकर पोषी स्तर बनाता है। आहार श्रृंखला में निम्न पोषी स्तर शामिल होते हैं। सबसे पहला साथियों, प्रथम पोषी स्तर कौन होता है? इसमें स्वपोषी या उत्पादक शामिल होते हैं, जो उत्पाद करते हैं। द्वितीय पोषी स्तर कौन होते हैं? इसके अंतर्गत समस्त शाकाहारी या फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। कौन आते हैं? समस्त शाकाहारी या फिर प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा, जैसे खरगोश, हिरन, चूहा आदि हो गया। तृतीय पोषी स्तर, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है साथियों, इसलिए थोड़ा सा बड़ा इसको लिए। पर तृतीय पोषी स्तर कौन है? इसके अंतर्गत छोटे मांसाहारी, बड़े वाले नहीं, छोटे मांसाहारी आते हैं, इसी को द्वितीयक प्रदूषक। देखो ये तो उत्पादक हो गया, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक। चौथे पोषी स्तर में इसमें बड़े मांसाहारी आते हैं, इसे तृतीयक जो है तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाज आदि। ठीक है, यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए पौधे या फिर घास, सर ये बिच्छू खाते हैं, बिच्छू को मछली खाता है, मछली को क्या हो गया? बतख खाता है। ठीक है, तो ये आपको इसको इस तरह से बना देना, ये वाला, ये तो आपको नहीं बनाना है सर। ठीक है, आपको दिखाने के लिए बताया कि ये भाई इसमें रहता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। क्लियर है साथियों? चलो बहुत बढ़िया। अगला हम लोग देखते हैं पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। जो अपमार्जक है, जो हमारे जो है अपमार्जक पारितंत्र को कैसे, तो पारितंत्र में मृतजीवी, कवक व जीवाणु आदि सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं, जो मृतजीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। अपमार्जन यानी कि उनको अपघटित कर देते हैं, खा पी जाते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं, जो जैसे आप कोई सब्जी फेंक देते हैं भाई, जैसे आपका मल ही है, जो आप डेली जो है मल आपका निकलता है, वो कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है कि एक ही जगह बना रहता है सर। 10 साल से हम देख रहे हैं, एक दिन हम मल किए थे किसी जगह, वो हमेशा नहीं सर, वो सूक्ष्मजीव द्वारा, छोटे छोटे सूक्ष्मजीव द्वारा क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र में मृतजीवी, कवक या जीवाणु आदि जैसे सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं, जो मृतजीव जो मर जाता है या फिर अवशेषों का क्या करते हैं? अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्मजीव ही अपमार्जक कहलाते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना, जिसके फलस्वरूप ये मिट्टी में चले जाते हैं और पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार यदि पारितंत्र में अपमार्जक या सूक्ष्मजीव नहीं रहेंगे तो उत्पादकों द्वारा उपभोग किए गए करने के लिए अकार्बनिक पदार्थों की कमी रहेगी, जिस कारण पूरे पारितंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि उत्पादक जिन पर पूरा पारितंत्र निर्भर है, यदि वही अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो पूरा पारितंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपका जो मल है, मल पूरा एक ही जगह रह जाए, डेली आप मल किए हैं, या फिर जैसे आपका घर से कचरा निकलता है, फेंक रहे, पहाड़ का टीला बन गया, वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो वो सर मिट्टी में मिलेगा? नहीं सर, मिट्टी में नहीं मिलेगा। मिट्टी में नहीं मिलने से वहां का जो मिट्टी में घास उपजना था, छोटे छोटे जंतु उपजने थे, वो नहीं उपजेंगे तो सर पिल्ली क्या खाएगी? चूहा क्या खाएगी? चूहा को खाने वाला क्या खाएगा? हम लोग जिसको खाते हैं हम लोग क्या खाएंगे? तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरा हमारा जो पारितंत्र, पूरा इन्वायरमेंट है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्लियर है साथियों? तो यही चीज इसमें बताया गया। अगला बोला क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। मान के चलो कि यहाँ पे समाप्त कर दें या फिर मार डालें। जैसे मान के चलो बीच में, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया कि सर ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, अगर इसको हम लोग मार दें तो क्या होगा? तो यही यहाँ पे बात बताया गया। यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें तो इससे पूरी आहार श्रृंखला अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आहार श्रृंखला 4 पोषी स्तरों की बनी होती है। कितनी सर? 4, जिसमें प्रथम पोषी स्तर जीव होते हैं, द्वितीय पोषी स्तर जीवों के लिए आहार का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर को कौन खाता है? द्वितीय पोषी स्तर का आहार का करता है, और तृतीय पोषी स्तर दूसरे को खाता है, और चतुर्थ पोषी स्तर तीसरे को खाता है। तो इस तरह से चलता है। ठीक है, फिर हम लोग जब मर जाते हैं तो मरने के बाद किसी की बॉडी को जला दिया जाता है, किसी की बॉडी को जो है फेंक दिया जाता है। तो जलने फेंकने के बाद जो होते हैं फिर उनको प्रथम पोषी स्तर खाते हैं। तो इस तरह से तो बोला गया यदि किसी भी पोषी स्तर के जीवों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए तो अगले पोषी स्तर के जीव अपना आहार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिस कारण आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, जिसका पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्टली कहे तो सबको क्षति होगी, सबको जो है पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। अगला और अंतिम सवाल आज का है, और हमारा ये साइंस चैप्टर इस सवाल के साथ द एंड होने वाली। बोला गया है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत का अवक्षय हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। ये तो पूछा नहीं जाता साथियों, आपको बता भी दूंगा यहाँ पे, लेकिन ये पूछा जाता है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो वायुमंडल से उच्चतम स्तर से आने वाली, वायुमंडल से क्या आती है साथियों? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण आती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरण आती है, को ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता है। यानी कि कंबल की भांति काम करता है, वो उनको रोक लेता है। कौन? ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण थी। लेकिन
अब ओजोन परत की क्षति के कारण वायुमंडल में आने वाली पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी तक पहुंचने लगी। क्षति थोड़ा बहुत उनका हो रहा है, जिनके कारण मान के चलो कंबल है, कंबल में छेद हो गया थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होगा, वो किरण तो नीचे आएगी। हाँ सर, जिस कारण सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधे और मनुष्य पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ने लगा है या होने लगा है। ठीक है, मनुष्यों में इसके कारण त्वचा संबंधी रोग या फिर त्वचा कैंसर हो सकता है। अगर पराबैंगनी किरण डायरेक्टली आ जाए तो मनुष्य में क्या हो जाएगा, त्वचा यानी कि स्किन में जो है कैंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण वायुमंडल के तापक्रम पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तापक्रम जो टेम्परेचर है वायुमंडल का उसमें भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगी और कहीं कहीं पर बहुत अधिक गर्मी रहेगी या फिर कहीं कहीं बहुत ज्यादा सर्दी रहेगा। इस कारण ग्लोबल वार्मिंग भी एक चिंता का विषय बन गया। क्लियर साथियों, ये फैलता किसके कारण है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां से निकलता है सर, फ्रिज से, कूलर से, ये सब चीज से। क्लियर है साथियों, आप बोला गया इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे, तो इनके लिए सरकार जो है बहुत तरह के कदम उठाए, जैसे कोई मीटिंग होता है उनमें ये बातें रखी जाती है, जागरूकता कार्यक्रम चलाता है, तो ये सब आप लिख सकते हो। साथियों, इस तरह से हमने साइंस को द एंड किया और जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कारगर साबित हुई होगी। अगर आप ये 4 वीडियोस को देख लेते हो ना, तो झारखंड बोर्ड नहीं, आप इस भारतवर्ष में किसी भी बोर्ड से एग्जाम दो, अगर वो NCERT को पूछती है तो यहां से आपको सवाल धड़ल्ले से देखने को मिलेंगे, एक दो नहीं बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। और उम्मीद है साथियों आप सभी को बहुत बेहतरीन लगा होगा ये सेशन, आपने कंप्लीट भी किया होगा। साथियों अगर बहुत बेहतरीन लगा, कंप्लीट किया, नहीं कंप्लीट किया तो उन 3 सेशन को जरूर देख लेना। बाकी साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9835146164, आप वहां पे मैसेज करना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इनका PDF के लिए कोई डिमांड नहीं करेगा, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, इनका PDF हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते साथियों। क्लियर है, बाकी आपको चीजें यहीं से देखनी होगी, आपको एक रिवीजन के तौर पे लेना है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इनको जो है प्रिपरेशन करना लिख लिख के। क्लियर है साथियों, मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका भाई आपका प्यार से मिल से हम जो है आगे बढ़े और आपका जो है चैनल बड़ा हो। ठीक है, और मोटिवेशन देने के लिए आप भाई प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। मिले हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।